नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग किरण हिस्ट्री में अपने अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि है हमारा 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण। तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमारे चैनल एजुकेशन 790 पर बहुत सारी प्लेलिस्ट अपलोडेड है, जाकर उसको देखिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो हमारी वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसमें हम लोग सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के बारे में पढ़ेंगे। जो सामाजिक सुधार कार्य जो है हमारे विद्वानों द्वारा किए गए थे, जैसे कि उनमें कुछ प्रणेता जैसे कि आपके राजा राम मोहन राय और उनके आगे बहुत से और व्यक्ति हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि पुनर्जागरण के बिना जो है कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं है। यह कथन किसका है? हीगल का है, और बात बिल्कुल सही भी है। पुनर्जागरण की सबसे पहले शुरुआत जो है 1500 ईस्वी में जो है होती है यूरोप में। और वहाँ पे जो है ईसाई धर्म में जितने भी बुराइयां व्याप्त रहती हैं, उसके सुधार के लिए जो है पुनर्जागरण शुरू होता है यूरोप में। और याद रखिएगा कि भारत में पुनर्जागरण की शुरुआत जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए, 19वीं सदी में अंग्रेजी हुकूमत का जो प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा, वह उनके पूर्व के प्रभाव से भिन्न था। जहां भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशियों ने कई बार भारत को पराजित किया और यहाँ पर शासन किया, वह जो है भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धर्म को स्वीकार कर लिए और जो है यहाँ के समाज के जो है अभिन्न हिस्से बन गए थे। वही अंग्रेज ऐसे विदेशी थे जो आक्रांता के रूप में तो आए थे, लेकिन अपनी सभ्यता और संस्कृति को जो है भारतीयों पर थोपने में कायम हुए। मतलब वो अपनी ही संस्कृति को भारतीयों पर थोपने लगे। वो भारत के कभी भी अभिन्न अंग नहीं बन सके। इसके बाद देखिए, 18वीं शताब्दी में यूरोप में जागरण के युग की शुरुआत हुई। तर्कवाद तथा अन्वेषण की भावना ने तत्कालीन यूरोपीय समाज की प्रगति के पथ पर जो है दिखाया था। अब देखिए, तर्कवाद क्या होता है? जहाँ पर आप कुछ विशिष्ट चीज़ों पर जो है सवाल उठ खड़े करने लगते हैं, चाहे वो धार्मिक सवाल पर हो, ठीक है, तो उनके बारे में जो है आप तर्क देना शुरू करते हैं, तो उसको जो है तर्कवाद कहा जाता है। इसके बाद देखिए कि जिस पथ पर जो है यूरोप चला 18वीं सदी में, वो जागरण का युग था और इससे जो है वो प्रगति के पथ पर जो है अग्रसर हुआ और जिस पर चलकर यूरोप सभ्यता का अग्रणी महाद्वीप बन सका। अब देखिए, इसके बाद क्या है कि दूसरी ओर भारत अपने अंधविश्वास और कुरीतियों के कारण जो है एक निश्चल, निष्प्राण एवं गिरते हुए समाज का चित्र जो है प्रस्तुत कर रहा था। कई सारी प्रथाएं जो है समाज में व्याप्त थी, जैसे महिलाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था, सती प्रथा थी और भी तमाम बहुत सी बुराइयां थी, जिसका जो है भारतीय समाज में एक प्रयोग चल रहा था। इसके बाद देखिए कि इसी समय जो है बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कुछ ऐसे बंगाली युवकों का पदार्पण हुआ, जिन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति में जो है विद्यमान बुराइयों एवं अंधविश्वास के प्रति जो है घृणा का प्रदर्शन किया। इसमें कुछ प्रमुख नाम है, जैसे बंगाली बुद्धिजीवियों में राजा राम मोहन राय और उनके अनुयायी ऐसे पहले बुद्धवादी थे, ठीक है, जो जिन्होंने जो है पाश्चात्य संस्कृति का अध्ययन करते हुए उसके बुद्धिवादी एवं प्रजातांत्रिक सिद्धांतों, धारणाओं, भावनाओं का जो है आत्मसात किया था। आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास में इस बुद्धिजीवी वर्ग की निर्णायक भूमिका रही और इसने भारतीय समाज को पर्याप्त सीमा तक आधुनिक राष्ट्र के रूप में जो है विकसित किया था। उस वक्त तक जो है राष्ट्रवाद की कहीं आपको ज़्यादा बात देखने को नहीं मिलेगी। 1857 का जब हमने पढ़ा था, उसमें भी हमने देखा था कि एक राष्ट्र के प्रति जो है जो विश्वास था, वो उस समय उन लोगों के पास नहीं था। वो अपने अपने जो उनका राज्य था उसके प्रति वो वफादार थे, लेकिन एक भारत को पूरा राष्ट्र मानकर उसके प्रति जो है विरोध करना, ये अभी तक लोगों में जो है नहीं जागा था। इसके बाद देखिए, प्रगतिशील बुद्धिजीवियों को ही भारत में राष्ट्रीय चेतना के पथ प्रदर्शक तथा आधुनिक भारत का निर्माता भी माना जाता है। अब देखिए, इसका कारण क्या था कि ये सारे सामाजिक कार्य जो है शुरू हुए थे। देखिए, इसमें पहला कारण तो ये है कि 19वीं सदी में जो है भारत में सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागरण के अनेक कारण जो है उत्तरदायी थे, जिसमें प्रथम कारण भारत में अंग्रेजी शासन की जो है स्थापना थी। इसके बाद दूसरा कारण यह है कि अंग्रेजी शासन की स्थापना ने भारत के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया और परिणाम स्वरूप जो है बौद्धिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो है बनी थी। इस कारण से जो है भारत में सामाजिक सांस्कृतिक जागरण भी शुरू हुए। इसके बाद देखिए कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुधार हेतु जिम्मेदार दूसरा कारण यह भी था कि प्राच्यवादियों के द्वारा जो है भारत के अतीत को वैभवशाली बताना। प्राच्यवादियों में प्रमुख थे सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किन और मैक्स मूलर। तो ये जो कुछ प्रमुख क्या कहते हैं जो व्यक्ति थे,
जैसे मैक्स मुलर का नाम आपने इतिहास में कई बार सुना होगा। इन्हीं के सिद्धांत जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। ठीक है, जो कहते थे कि मध्य एशिया से आए थे। तो ये बस ठीक है। तो यही कुछ विद्वान थे जो कहते थे कि जो प्राचीन भारत का जो समय है वो काफ़ी वैभवशाली इतिहास था, और इन्हीं के द्वारा बताया गया था। थोड़ी ट्रेन की आवाज़ आ रही होगी तो क्षमा करिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं कि उत्कृष्ट रचनात्मक साहित्य ने भी, देखिए उत्कृष्ट रचनात्मक साहित्य ने भी भारत के सुधार आंदोलनों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो जैसे कुछ रचनात्मक साहित्य भी जो भारत में शुरुआत हुई थी वो भी जो है सुधार आंदोलन के लिए काफ़ी सारा उसमें प्रयास किया गया। इसके बाद चौथा कारण था कि ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा यह दुष्प्रचार था, जिनकी मान्यता थी कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार से ब्रिटिश साम्राज्य के हितों का जो है संवर्धन होगा। तो अगर उनका जो धर्म प्रचार होगा तो उससे जो है ब्रिटिश साम्राज्य मजबूत होगा। तो यह इस प्रकार का दुष्प्रचार जो है फैलाया जा रहा था। इसके बाद देखिए कि राजा राम मोहन राय जो है इसके अग्रणी नेता होते हैं, और सबसे पहले सुधार कार्य जो है इन्हीं के द्वारा शुरू किया जाता है। और इनके द्वारा जो स्थापना हुई थी समाज क्या कहते हैं संस्था की, उसका नाम है ब्रह्म समाज। कई लोग व्यक्तियों का जो एक समूह था जो क्या कहते हैं सामाजिक और नई नियतिवाद का जो है प्रवर्तक था। देखिए इसमें क्या कहा गया है, देखिए राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में मध्ययुगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया था। राजा राम मोहन राय वस्तुतः प्रजातंत्रवादी और मानवतावादी थे। प्रजातंत्रवादी जिसमें प्रजा का शासन होता है ये उसको मानने वाले थे, और उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी में जो है भारत में पुनर्जागरण का जन्म हुआ था। उन्हें जो है अतीत और भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता था, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, और आधुनिक राष्ट्र के पिता के रूप में जो है सम्मान प्राप्त है। इसके बाद देखिए राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधानगर में हुआ था, और इनके पिता का तात्कालीन बंगाल के नवाब के यहाँ नौकरी में थे, और उन्हीं से जो है इन्हें राया की जो है उपाधि मिली थी। इसके बाद देखिए आगे कौन सी घटनाएं होती हैं इनके जीवन से जुड़ी। देखिए राजा राम मोहन राय कई भाषाओं के ज्ञाता थे, जिनमें प्रमुख था अरबी, फारसी, संस्कृत जैसी प्राच्य भाषाएं, तथा अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी और हिब्रू जैसी पाश्चात्य भाषाएं भी ये जानते थे। इसके बाद देखिए पटना और वाराणसी में जो है शिक्षा प्राप्त करने के बाद राजा राम मोहन राय ने 1803 से 14 तक जो है कंपनी में नौकरी भी की। ठीक है, इसके बाद देखिए राजा राम मोहन राय अपने धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण में इस्लाम के एकेश्वरवाद, सूफी मत के रहस्यवाद, ईसाई धर्म की आचार शास्त्रीय नीतिपरक शिक्षा और पश्चिम के आधुनिक देशों के उदारवादी बुद्धिवादी सिद्धांतों से जो है काफ़ी प्रभावित हुए थे। इसके बाद देखिए सामाजिक क्षेत्र में राजा राम मोहन राय हिंदू समाज की कुछ कुरीतियाँ जैसे कि सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, वेश्यागमन, जातिवाद आदि के घोर विरोधी थे, और विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने काफ़ी समर्थन दिया था। देखिए धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने मूर्ति पूजा की आलोचना करते हुए अपने पक्ष को वेदोक्तियों के माध्यम से सिद्ध करने का भी प्रयास किया, और इनका मुख्य उद्देश्य भारतीयों को वेदांत के सत्य का दर्शन कराना था। इसके बाद देखिए 1809 में राजा राम मोहन राय की फारसी भाषा की पुस्तक तूफात उल मुवाहिदीन जो है इसका क्या हिंदी में क्या नाम है, देखिए एकेश्वरवादियों का उपहार जो है प्रकाशन में आया। ठीक है, इसके बाद 1815 में हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने जो है आत्मीय सभा की जो है गठन किया था, जिसमें द्वारिकानाथ ठाकुर भी जो है शामिल थे। तो 1815 में किसकी स्थापना होती है, आत्मीय सभा की स्थापना होती है, जिसका गठन जो है द्वारकानाथ ठाकुर द्वारा किया गया था। 1811 में राजा राम मोहन राय जो है जीवन में उस समय संक्रमण का दौर आया, जब उनके बड़े भाई की पत्नी पति की मृत्यु के बाद जो है सती हो गई थी। ठीक है, तो जब उनकी जो पत्नी थी वो उनके भाई के मरने के बाद जब सती हुई तो उससे उन्हें काफ़ी आघात हुआ, और फिर उन्होंने जो है प्रण लिया कि अब सती को मैं ख़त्म करके ही मारूंगा। तो उन्होंने 1818 में जो है सती प्रथा के विरुद्ध जो है आंदोलन भी चलाया, और फाइनली जो है 1829 में ये जो कुरीति थी, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल बेंटिक द्वारा जो है सती प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए कानून को लागू करवाने में राजा राम मोहन राय ने सरकार की काफ़ी मदद की थी। तो याद रखिएगा किसके द्वारा जो है सती प्रथा बैन हुआ था, तो ये जो है बेंटिक, गवर्नर जनरल बेंटिक के द्वारा बंद हुआ था, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे। और किसके मतलब सहयोग से, तो ये राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके बाद देखिए कि 1820 में राजा राम मोहन राय की पुस्तक ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस जो है प्रकाशन में आया। और इसमें जो है धार्मिक ईसाई धर्म की सहजता और नैतिकता के बारे में राय के दृढ़ विश्वास का जो है दर्शन होता है। और इससे जो है कुछ लोगों को लगा कि राजा राम मोहन राय जो है दूसरे धर्म की वकालत कर रहे हैं, और इससे जो है क्या कहते हैं काफ़ी लोग इनसे नाराज हो गए थे। देखिए 1822 में राय की एक पुस्तक हिंदू उत्तराधिकार नियम भी प्रकाशन में आया। और इसके बाद देखिए 1821 में राय अपने विचार प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा चांद का जो है प्रकाशन किया था। देखिए जितने भी क्या कहते हैं पुस्तकों और इनके जो क्या कहते हैं ये जो प्रकाशन है इनको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे आपका तूफात उल मुवाहिदीन, और उसके बाद ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली, फिर देखिए संवाद कौमुदी और प्रज्ञाचंद जो जैसे प्रकाशन है, इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हिंदू उत्तराधिकार नियम, ठीक है, तो ये पुस्तक थी, तो ये पुस्तकों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए संवाद कौमुदी शायद भारतीयों द्वारा संपादित प्रकाशित और संचालित प्रथम भारतीय समाचार पत्र था। देखिए यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया कि प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा था, तो याद रखिएगा संवाद कौमुदी जो है राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशन किया जाता था। इसके बाद देखिए फारसी भाषा में राय ने जो है मिरातुल अखबार का भी प्रकाशन करवाया। उसके बाद 1825 में राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? देखिए 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। और ब्रह्म समाज की स्थापना का क्या उद्देश्य था? तो एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, अवतारवाद का खंडन, तो ये कुछ प्रमुख जो है इनके उद्देश्य थे। देखिए ब्रह्म समाज की शुष्क बौद्धिकता जिसमें भावनाओं का अभाव था, उच्च वर्ग के शिक्षितों को ही आकर्षित करने की क्षमता रखती थी। मध्यम वर्गीय लोगों पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ पाया, तो जो उच्च वर्ग था वही इसमें ज़्यादातर कहते हैं शामिल हुआ। देखिए राजा राम मोहन राय मानवतावादी थे, उनकी विश्व बंधुत्व में घोर आस्था थी। वे ये जीवन की स्वतंत्रता तथा संपत्ति ग्रहण करने के प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक थे। और भारत की स्वतंत्रता के बारे में उनका मत था कि भारत को तुरंत स्वतंत्र न कर प्रशासन में हिस्सेदारी देनी चाहिए, और इस तरह से वह ब्रिटिश शासन के समर्थक भी थे। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे कि वे सरकार से आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा पर ध्यान देने का अनुरोध भी करते हैं। शिक्षा की प्राच्य प्रणाली के बारे में राय ने कहा, इससे देश कूप मंडूक जो है बना रहेगा। प्राच्य प्रणाली कौन सी थी? ये गुरुकुल की बात कर रहे हैं, जिससे इनका कहना था कि इससे जो है कूप मंडूकता बनी रहेगी। कूप मंडूकता क्या होती है कि जैसे किसी गांव में मतलब जैसे तालाब में जैसे मेढक रहता है, तो मेढक अपने आप को सर्वोत्तम मानने लगता है उस तालाब में। उसी प्रकार से जब कोई आदमी किसी पर्टिकुलर जगह रहता है तो वो अपने आप को उस जगह का शेर बना देता है, लेकिन उस पर्टिकुलर पूरे मतलब देखा जाए तो उसमें उसकी क्या कहते हैं गिनती मात्र एक तुच्छ सी रहती है। तो इसका शाब्दिक अर्थ मतलब इस तरीके से होता है कूप मंडूकता का अर्थ, मैंने एक साधारण भाषा में आपको बताया। तो ये प्राच्य प्रणाली से अर्थ है इनका गुरुकुल से है, ठीक है, गुरुकुल से इन्होंने कहा कि इससे जो है देश में कूप मंडूकता बनी रहेगी। इसके बाद 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में राय ने डेविड हेयर का सहयोग जो है किया था। राजा राम मोहन राय को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है, और इन्होंने जो है समाचार पत्रों का स्वतंत्रता का समर्थन किया था। इसके बाद देखिए 1850 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की जो है उपाधि के साथ अपने दूत के रूप में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। ठीक है, तो अपने दूत के रूप में अकबर द्वितीय ने इन्हें भेजा था विलियम चतुर्थ के दरबार में। देखिए राय को इंग्लैंड में सम्राट से मुगल बादशाह को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर जो है बातचीत करनी थी। ठीक है, तो यहीं पर जो है ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1837 को राय की मृत्यु हो गई। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो इंग्लैंड में सम्राट से मिलने गए थे राजा राम मोहन राय, क्या कहते हैं इनके तरफ से मुगल बादशाह की तरफ से, क्योंकि जो पेंशन मिलती थी मुगल बादशाह को उसमें बढ़ोतरी की बातचीत करने के लिए। लेकिन जो है वहीं ब्रिस्टल में जो है इनकी 27 सितंबर 1833 को जो है राय की मृत्यु हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने इनके बारे में कहा था कि राजा राम मोहन राय को युग दूत की उपाधि से सम्मानित किया गया था। देखिए राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों का संचालन कुछ समय तक महर्षि द्वारकानाथ टैगोर द्वारा किया गया, और फिर उसके बाद पंडित रामचंद्र विद्यावंश के हाथों में रहा। फिर देखिए महर्षि द्वारकानाथ के बाद उनके पुत्र देवेंद्र नाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज की गतिविधियां जारी रहीं। और ब्रह्म समाज में शामिल होने से पहले देवेंद्र नाथ ने
कलकत्ता के जोरांस्की में जो है तत्वर रंजनी सभा की जो है स्थापना की थी। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट देखने को मिल रहा है कि महर्षि द्वारिकानाथ कुछ समय तक संभाले, फिर उनके पुत्र जो है देवेंद्र नाथ टैगोर संभाले ब्रह्म समाज की गतिविधि को, लेकिन वहां जाने से पहले जो है देवेंद्र नाथ जो ठाकुर थे तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं त्वरंजनी सभा की जो है स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो इसमें शामिल होने से पहले ब्रह्म समाज से फिर कालांतर में जो है तत्वर रंजनी सभा ही जो है तत्वबोधिनी सभा में जो है अस्तित्व में आती है। इसके बाद देखिए तत्वबोधिनी सभा के कुछ प्रमुख कार्य में धर्म की खोज को प्रोत्साहित करना तथा उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार प्रसार करना भी शामिल था। देखिए 1840 में स्थापित तत्वबोधिनी स्कूल में विद्वान अक्षय कुमार को अध्यापक नियुक्त किया गया और इस स्कूल के कुछ अन्य जो है क्या कहते हैं सदस्य भी थे, जैसे राजेंद्र लाल मित्र, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तारानंद चक्रवर्ती और प्यारे चंद्र मित्र आदि। तो ये कुछ प्रमुख नाम थे जो तत्वबोधिनी स्कूल से जो है जुड़े हुए थे। इसके बाद देखिए कि देवेंद्र नाथ ने 21 सितंबर 1843 को ब्रह्म समाज की सदस्यता ग्रहण की और राजा राम मोहन राय के विचारों और धार्मिक लक्ष्यों को पूरे उत्साह से जो है प्रचारित किया। ईसाई धर्म प्रचारक अलेक्जेंडर डफ द्वारा भारतीय संस्कृति पर किए जा रहे प्रहार का भी टैगोर ने जो है प्रबल विरोध किया। टैगोर ने ब्रह्म धर्म नामक धार्मिक पुस्तिका का संकलन तथा पूजा के ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म उपासना की जो है शुरुआत भी इन्होंने की थी। इसके बाद देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1857 के केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज की सदस्यता प्रदान करते हुए समाज का आचार्य नियुक्त किया था। देखिए आचार्य केशव ब्रह्म समाज के पूर्णकालिक सदस्य बने। उनके उदारवादी विचारों ने ब्रह्म समाज की लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया और देखते देखते समाज की शाखाओं का विस्तार बंगाल से बाहर उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास में जो है होता है। कालांतर में जो है आचार्य केशव के उदारवादी विचारों के कारण ही समाज में फूट पड़ गई और 1865 में टैगोर ने केशव को ब्रह्म समाज के आचार्य पद से जो है मुक्त कर दिया था। तो जो है उनके उदारवादी के कारण जो है समाज में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने लगी, तो बाद में टैगोर ने उनको मुक्त कर दिया। ब्रह्म समाज में प्रथम विभाजन से पूर्व जो है आचार्य केशव ने संगत सभा की जो है स्थापना आध्यात्मिक तथा सामाजिक समस्याओं पर विचार के लिए किया था। देखिए 1861 में जो है केशव ने इंडियन मिरर नामक अंग्रेजी के प्रथम भारतीय दैनिक का संपादन भी किया था। तो याद रखिएगा प्रथम भारतीय दैनिक का संपादन जो है क्या कहते हैं केशव ने, जिसका नाम था इंडियन मिरर, जो है अंग्रेजी नाम से जो है किया था। देखिए आचार्य केशव के प्रयत्नों से जो है ब्रह्म समाज को अखिल भारतीय आंदोलन का स्वरूप मिला और आचार्य केशव के प्रयासों से ही मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की जो है स्थापना होती है। तो मद्रास में जो है वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा की स्थापना आचार्य केशव के प्रयासों से किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 1865 में ब्रह्म समाज में पहला विभाजन होता है और विभाजित समाज में के देवेंद्र नाथ वाले समूह ने अपने को आदि ब्रह्म समाज कहा और आदि ब्रह्म समाज का नारा था ब्रह्मवाद ही हिंदूवाद है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व वाले गुट ने जो है भारतवर्षीय ब्रह्म समाज का जो है नाम दिया। तो यहाँ देखिए 1865 में 2 गुटों में बढ़ता है ब्रह्म समाज। पहला विभाजन होता है जिसका, तो एक समाज जो है जो देवेंद्र नाथ ठाकुर वाले समूह ने जो है आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन वाले जो समाज ने जो नेतृत्व थे उसने जो है भारतीय ब्रह्म समाज का क्या कहते हैं नाम दिया था। तो 2 भागों में टूटा, भारतीय ब्रह्म समाज, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। फिर देखिए 1872 में आचार्य केशव ने सरकार को ब्रह्म विवाह अधिनियम को कानूनी दर्जा दिलाने हेतु तैयार कर लिया। आचार्य सेन ने पश्चिमी शिक्षा के प्रसार, स्त्रियों के उद्धार, स्त्री शिक्षा आदि सामाजिक कार्यों के लिए इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की भी स्थापना करवाई थी। किसने की थी? तो यह आचार्य सेन द्वारा जो है किया था क्या कहते हैं इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन का शुरुआत। आगे देखिए कि ब्रह्म समाज में जो है दूसरा विभाजन 1873 में होता है। पहला 1865 में, दूसरा 1873 में आचार्य केशव चंद्र सेन के यह कारण हुआ था। तो आचार्य केशव ने जो है ब्रह्म विवाह अधिनियम का उल्लंघन करते हुए अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह कूच बिहार के राजा से जो है कर दिया था 1878 में, जो ब्रह्म समाज के द्वितीय विघटन का कारण बना। क्योंकि केशव चंद्र ने जो है स्त्री शिक्षा के लिए और उनके पुनर्विवाह के लिए काफ़ी क्या कहते हैं काम किया, लेकिन जो है उन्होंने अपने ही विचारों से जो है पलट गए और उन्होंने अपनी अल्पायु पुत्री का विवाह जो है क्या कहते हैं बिहार के राजा से जो है कर देते हैं, जिसके कारण जो है उनके विचारों का जनता में एक गलत प्रभाव पड़ता है और उसके बाद जो है जो है विघटित हो जाता है उनका 2 धड़ों में। ठीक है, तो जो
क्या कहते हैं इनका, क्या कहते हैं जो आचार्य केशव चंद्र का जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज होता है, वो जो जब दो भागों में टूटता है 1878 में, तो 1878 में ब्रह्म समाज से अलग हुए गुट ने जो है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और जिनका उद्देश्य था जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध, नारी मुक्ति का समर्थन आदि। ठीक है, तो इसके बाद देखिए कि साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जो है आनंद मोहन बोस द्वारा बनाए गए ढांचे और सिद्धांत पर हुआ। और साधारण ब्रह्म समाज के अग्रणी सदस्यों में शामिल थे शिवनाथ शास्त्री, विपिन चंद्रपाल, द्वारकानाथ गांगुली और आनंद मोहन बोस। जन सामान्य के कल्याण, नारी शिक्षा, अकाल राहत कोष, अनाथालयों आदि की स्थापना की दिशा में साधारण ब्रह्म समाज प्रयासरत था। और जनसाधारण को शिक्षित करने हेतु साधारण ब्रह्म समाज ने तत्व कौमुदी, संजीवनी, नव भारत, ब्रह्म जनमत, इंडियन मैसेंजर, मॉडर्न रिव्यू जैसी पत्रिकाओं का भी प्रकाशन शुरू किया था। इसके बाद देखिए प्रार्थना समाज की जो है स्थापना होती है। ठीक है, प्रार्थना समाज के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए आचार्य केशव चंद्र की महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर महादेव गोविंद रनाडे ने और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने जो है 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, और जी.आर. भंडारकर ने इस समाज के अग्रणी नेताओं में से एक थे। तो अभी हमने यहाँ पे एक चीज पढ़ी थी यहाँ पर कि आचार्य केशव के प्रयासों से जो है महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा की स्थापना होती है, और मद्रास में जो है वेद समाज की। तो ये वही प्रार्थना समाज था जिसकी शुरुआत जो है महादेव गोविंद रनाडे और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा की जाती है। ठीक है, तो 1867 में बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है, और जी.आर. भंडारकर इसके अग्रणी नेता होते हैं। महादेव गोविंद रनाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। देखिए 1871 में रनाडे ने सार्वजनिक समाज की जो है स्थापना की, और इन्हें अपनी प्रचंड मेधा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात भी जो है कहा जाता है। रनाडे ने स्त्रियों की स्वतंत्रता मतलब आज़ादी के लिए, ठीक है, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, जातिगत संकीर्णताओं के आधार पर सजातीय विवाह, स्त्रियों की अशिक्षा और उपेक्षा, ठीक है, विदेश यात्रा का निषेध आदि का जो है विरोध किया था। महादेव गोविंद रनाडे ने शुद्धि आंदोलन का भी प्रारंभ किया, जिसमें अखिल भारतीय स्वरूप का जो है प्राप्त हुआ था। इसके बाद रनाडे ने एक आस्तिक की धर्म में जो है आस्था नामक 39 अनुच्छेदों वाली जो है पुस्तक भी लिखी थी। इसके बाद देखिए रनाडे के सामाजिक सुधार कार्यों में विष्णु शास्त्री तथा धोंडी केशव कर्वे ने जो है सहयोग दिया। कर्वे के सहयोग से जो है रनाडे ने 1867 में विधवा आश्रम संघ की जो है स्थापना की थी। देखिए भारत में भारतीयों में जो है शिक्षा के प्रसार और अज्ञानता के विनाश के उद्देश्य से रनाडे ने 1884 में डक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की, और इसी सोसाइटी को कालांतर में जो है पूना फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया गया था। डक्कन एजुकेशन सोसाइटी के सदस्यों में कुछ प्रमुख नाम तिलक, गोखले, आगरकर शामिल थे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है हमारा वेद समाज। तो इसकी स्थापना कैसी होती है, अब इसको देख लेते हैं। देखिए केशव चंद्र सेन की मद्रास यात्रा के समय एक तरुण युवक के श्रीधरलू नायडू ने जो है मद्रास में वेद समाज की स्थापना की, और 1871 में वेद समाज दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में अस्तित्व में आया। तो याद रखिएगा दक्षिण का ब्रह्म समाज किसको कहा जाता है, तो वेद समाज को कहा जाता है, जो 1871 में जो है के श्रीधरलू नायडू द्वारा जो है स्थापित किया जाता है। तो देखिए वेद समाज के बारे में बस इतना ही जानकारी दी गई है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिन्होंने क्या कहते हैं आर्य समाज की स्थापना करते हैं। देखिए 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बम्बई में जो है आर्य समाज की स्थापना की, और इसी के कुछ वर्ष पश्चात जो है आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में जो है स्थापित किया गया। देखिए वेदों तथा भारतीय दर्शन के अध्ययन के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि आर्य श्रेष्ठ जन थे, और वेद ईश्वरीय ज्ञान तथा भारत भूमि विशिष्ट भूमि है। ठीक है, इनका यह कहना था। इसके बाद देखिए आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य था वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करना, और भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में बांधना, तथा भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को जो है क्या कहते हैं रोकना था। इसके बाद देखिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम जो है मूल शंकर था। 1824 में मूल शंकर का जन्म गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर जो है हुआ, और 16 वर्ष की अवस्था में बहन की मृत्यु के बाद मूल शंकर में जो है अचानक वैराग्य ने जन्म ले लिया। 21 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर ने जो है गृह त्याग कर घुमक्कड़ों का जीवन स्वीकार किया, और 24 वर्ष की अवस्था में मूल शंकर जो है दंडी स्वामी पूर्णानंद से मिले, और इन्हीं से संन्यास की दीक्षा लेकर मूल शंकर ने जो है दंड धारण किया था। दंड स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रख दिया।
और उसके बाद 1861 में दयानंद मथुरा में बिरजानंद स्वामी से मिले और इन्हीं से दयानंद को वेदों का दार्शनिक व्याख्या का परिचय मिला था। तो दयानंद सरस्वती ने एक नारा प्रसिद्ध दिया था कि वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए वेदों को भारत का आधार स्तंभ जो है बताया था। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिन पर भारत का पुरातन समाज टिका हुआ है, प्राचीन समाज, वह जो है शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है, धर्मातीत तथा दैवीय है। तो इनका यह कहना था। तो ये जो है वेदों को काफी मानने वाले व्यक्ति थे। इसके बाद स्वामी दयानंद ने जो है पुराणों जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता को जो है अस्वीकार किया और तथा कहा कि पुराण ही हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों तथा अन्य अंधविश्वासों के लिए जो है उत्तरदायी थे। स्वामी दयानंद ऐसे हिंदू सुधारक थे जिन्होंने बचाव के स्थान पर प्रहार की रणनीति को अपनाया था और हिंदू विश्वास की रक्षा करते हुए उन्होंने ईसाइयों और मुसलमानों को उनके ही दोषों के आधार पर जो है चुनौती देना शुरुआत किया था। समाज सुधार की दिशा में स्वामी जी ने चातुर्वर्ण व्यवस्था को जन्म के बदले कर्म के आधार पर जो है समर्थन दिया था। ये काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया था, क्योंकि हमारे यहाँ जो है उसको जन्म के आधार पर कर दिया गया था, लेकिन इन्होंने कर्म के आधार पर उसका समर्थन दिया था। सामाजिक तथा शैक्षणिक मामले में ये स्त्री पुरुष के समानता के जो है अधिकारी थे। मतलब ये उन्हीं को जो है वकालत करते थे कि स्त्री समानता जो है पुरुषों के साथ रहे। ठीक है। इसके बाद देखिए आर्य समाजियों ने छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा पुनर्विवाह तथा अंतरजातीय विवाह का भी समर्थन करवाया। आर्य समाज द्वारा चलाया गया शुद्धि आंदोलन पर्याप्त विवादास्पद भी रहा। इसके अंतर्गत हिंदू धर्म का परित्याग कर जो लोग अन्य धर्म को अपना लिए हैं उनको वापस हिंदू धर्म में बदलने का जो है इन्होंने द्वार भी खोल रखा था। आर्य समाज का दूसरा विवादास्पद कार्यक्रम था गौ रक्षा आंदोलन और 1822 में आर्य समाज ने गायों की रक्षा हेतु गौ रक्षणी सभा की भी जो है स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे प्रथम सुधारक थे जिन्होंने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने, उच्च शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में भी आंदोलन किया। श्रीमती एनी बेसेंट ने जो है स्वामी दयानंद के बारे में कहा कि ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। तो ये श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा भारत भारतवासियों के लिए है। ठीक है। तो आगे चलिए देखिए आर्य समाज के संदेश का प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य पंजाब में अधिक सफल रहा और आर्य समाज को उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान में कुछ सीमा तक ही सफलता मिल पाई। इसके बाद देखिए स्वामी दयानंद द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख रचनाएं भी हैं, जैसे सत्यार्थ प्रकाश, याद रखिएगा 1874 में संस्कृत भाषा में जो है ये लिखा गया था। पाखंड खंडन 1866 में, वेद भाष्य भूमिका 1876 में, ऋग्वेद भाष्य 1877 में, अद्वैत मत का खंडन 1873 में। तो यह इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी। 5 रचनाएं इनकी दी गई है यहाँ पर। इसके बाद भी और लिखी गई हैं, लेकिन 5 आपको एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देख लेते हैं आगे इनके और क्या कार्य थे। हाँ, यहाँ पे कुछ और भी दिए गए, मैं देखा नहीं यहाँ पे, सॉरी। देखिए पंच महायज्ञ विधि 1875 इनकी एक रचना है और वल्लभाचार्य मत खंडन 1875 में इनकी एक और रचना है। ठीक है। तो ये कुछ रचनाएं यहाँ पर दी गई थी जिसको हमने पढ़ा। चलिए आगे चलते हैं। 1873 में दयानंद ने झूठे धर्मों का खंडन करने के उद्देश्य से पाखंड खंडनी पताका जो है लहराई थी। ठीक है। इसके बाद देखिए वैलेंटाइन चिरोल ने जो है अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। याद रखिएगा भारतीय अशांति का जन्मदाता किसे कहा गया है, तो यह आर्य समाज को इंडियन अर्नेस्ट जो पुस्तक है जो वैलेंटाइन चिरोल द्वारा लिखी गई है उसमें जो है ये बात लिखी गई है। देखिए 1892-93 में आर्य समाज जो है 2 गुटों में बट गया। एक गुट जो पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था और दूसरा पाश्चात्य शिक्षा का जो है समर्थक था। देखिए पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में जो है स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशीराम प्रमुख थे और इन लोगों ने 1902 में गुरुकुल की भी जो है शुरुआत करवाई। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में हंसराज और लाला लाजपत राय थे जो एक प्रसिद्ध नाम है। इन लोगों ने जो है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज 1899 की जो है स्थापना करवाई थी। इसके बाद देखिए राजनीतिक क्षेत्र में आर्य समाजियों का मानना था बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। ठीक है। तो ये जो है पाश्चात्य संस्कृति का पूरी तरीके से विरोध करते थे। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्मरणीय तथ्य जो हमने अब तक बातें पढ़ी, तो उसमें से हमें कितना चीज़ें याद रखना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनली हमें पढ़ना एग्जाम की दृष्टि से ही है, क्योंकि एग्जाम में ही हमें क्या कहते हैं सारे सवालों का जवाब देना है। देखिए राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा, अतीत और भविष्य के मध्य जो है सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का जो है पिता तथा युगदूत भी इनको कहा गया था। राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि, बंगाल के नवाब तथा राजा की उपाधि उत्तरवर्ती मुगल
जो है बादशाह अकबर द्वितीय ने जो है प्रदान किया था। तो राय की उपाधि इनको बंगाल के नवाब ने और राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था। देखिए 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र का संपादन किया। फारसी भाषा में इन्होंने मिरातुल अखबार का भी प्रकाशन किया था। राजा राम मोहन राय ने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, एकेश्वरवादियों का उपहार, शांति और खुशहाली का मार्ग नामक जो है पुस्तकों की रचना भी की थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद 10 वर्षों तक ब्रह्म समाज को द्वारिकानाथ टैगोर ने अपने नेतृत्व में प्रदान किया और द्वारिकानाथ के बाद जो है इनके पुत्र देवेंद्र नाथ और फिर आचार्य केशव चंद्र सेन ने जो है ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज ज्वाइन करने से पहले जो है इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की जो है स्थापना की थी और 1865 में जो है पहली बार ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ। तो देवेंद्र नाथ का जो गुट था वो आदि ब्रह्म समाज बनाया और आचार्य केशव का जो गुट था उन्होंने समाज को भारतीय ब्रह्म समाज जो है कहने लगा। ब्रह्म समाज में जो है द्वितीय विभाजन होता है, ठीक है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, उसका कारण हमने पढ़ा था। जो क्या कहते हैं आचार्य केशव चंद्र सेन थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अल्पायु में जो है राजा से कर दिया था। इससे जो है समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ा। 1871 में आचार्य केशव की प्रेरणा से मद्रास में श्री धरालू नायडू ने जो है वेद समाज की स्थापना की, जो कालांतर में दक्षिण का ब्रह्म समाज कहा गया। प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई में आचार्य केशव की प्रेरणा से 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाड़े द्वारा किया गया था। तो ये जो आचार्य केशव चंद्र सेन के प्रेरणा लेकर जो है मद्रास में जो है धरालू नायडू ने वेद समाज की स्थापना की और बम्बई में जो है रनाडे और आत्माराम पांडुरंग ने जो है प्रार्थना समाज की जो है स्थापना की थी। इसके बाद देखिए आर्य सभा की 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में, 1877 में लाहौर तथा 1878 दिल्ली में स्वामी दयानंद द्वारा स्थापना की गई। और भारतीयों के लिए यह नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो याद रखिएगा दयानंद जी ने दिया था। किसका कथन है? तो यह एनी बेसेंट का कथन है। इसके बाद देखिए वैलेंटाइन चिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति के जनक भी बताया था। चलिए अब अगला देखेंगे हम लोग यंग बंगाल आंदोलन के बारे में। देखिए बंगाल में इस आंदोलन की शुरुआत विलक्षण प्रतिभा के धनी, ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो द्वारा किया गया था। ये एक जो है अंग्रेज थे। इसके बाद देखिए 1809 में जन्मे डेरोजियो 1826 में जो है कलकत्ता एक घड़ी विक्रेता के रूप में आए थे और कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में डेरोजियो ने जो है इतिहास के शिक्षक के रूप में भी कार्य किया था। चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा साइड कर देता हूँ इधर। हाँ चलिए देखिए अत्यधिक उन्नति और समाज सुधार के लिए डेरोजियो ने अकेडमिक एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी फॉर द एक्विविजन ऑफ जनरल नॉलेज जैसे संगठनों की स्थापना की। डेरोजियो ने जो है एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब जैसी संस्थाओं को भी स्थापना की। डेरोजियो ने जो है हेस्पेरस, कलकत्ता साहित्यिक गजट, ईस्ट इंडिया व इंडिया गजट जैसी पत्रिकाओं के संपादन में भी जुड़े रहे। डेरोजियो ने अपने समर्थकों को सत्य के लिए जीने और मरने, सभी सद्गुणों को अपनाने और उनके अनुसार आचरण करने होते जो है प्रोत्साहित भी दिया। सत्य का अनुसरण करने वालों में डेरोजियो की तुलना जो है सुकरात से भी की जाती है। सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं ग्रीस के, ठीक है। बंगाल युवा आंदोलन के मुख्य मुद्दे थे जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा। तो रैयत से क्या अर्थ है? जो उन खेतों में काम किया करते थे जमींदारों के अंतर्गत, उनको रैयत बोला गया है। तो उन रैयतों का जो है उत्पीड़न हुआ करता था जमींदारों द्वारा, तो उनसे जो है इनकी सुरक्षा की बात की गई थी। सरकारी उच्च सेवाओं में भारतीयों को भी रोजगार दिलाना, ठीक है। डेरोजियो के मुख्य शिष्यों में राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी एवं महेश चंद्र घोष थे, ठीक है। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का गुरु, हमारी जाति के पिता कहा है। आगे देखिए डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया है, तो कल जो है हम लोग अगला टॉपिक स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद कितने बड़े विचारक थे उनको हम लोग जानते हैं और इनके विचारों को हम ग्रहण करने की बात भी करेंगे। तो कल इनके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।